दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरी ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। इस वक्त मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे यहाँ अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मोबाइल से किसी को कॉल करता हूँ। हाँ। शिमला एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां की वादियां हर वक्त प्यार में डूबी रहती हैं। देश विदेश के लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपने साथ कुछ प्यारी यादें ले जा सके। आदित्य, जो कि 21 साल का एक युवा लड़का था, छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचा। आदित्य दरअसल एक ब्लॉगर था। जगह जगह घूमना और उसे शूट करके यूट्यूब पे डालना उसका शौक भी था और पेशा भी। हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शिमला में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये शहर कितना सुंदर है। आप खुद एक बार मेरे कैमरे की नजर से इस जगह का नजारा देखकर अंदाजा लीजिए। रुको, मैं दिखाता हूँ। ये देखो। ओए 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 ओए। और हाँ, उधर उस पहाड़ के पीछे एक घना जंगल है। अगले एपिसोड में मैं उस जंगल के अंदर जाकर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चलो, आज का एपिसोड तो शूट हो गया। अब उस पहाड़ के पीछे के जंगल को कल शूट कर लूंगा। एक्चुअली क्यों ना उसे आज ही शूट कर लूं? तो हाँ, चलो लेट्स मूव। वाह, जस्ट वाह, वाह 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 वाह। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अमेजिंग। चलो, अच्छी बात यह है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो शूटिंग में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये है वो घना जंगल जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैं धीरे धीरे आगे। ये क्या है? अरे बाप रे, बच गए। ये तो काला नाग लग रहा है। वाह, इतने नजदीक से मैंने ब्लैक कोबरा को कभी भी नहीं देखा है। आप खुद ही देख सकते हो इस कैमरे में। आदित्य अपने कैमरे से पूरे जंगल में घूम घूम कर शूट करने लगा। वैसे तो जंगल में कई लोग आते ताकि वो कुछ खूबसूरत पलों को कैद करके लौट सकें, लेकिन कभी कभी लौटना कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता। चलते चलते आदित्य की नजर अचानक से बाईं तरफ जाती है, एक कच्ची सड़क पर जो कि बहुत ही पतली थी। उस सड़क से कोई जा ना सके, इसके लिए उस रास्ते को कांटेदार तार से घेर दिया गया था। आदित्य उत्सुकतावश उस रास्ते के पास गया। ये रास्ता कहाँ जाता है और ये कांटे लगाकर इस रास्ते को बंद क्यों कर दिया गया? आदित्य ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर लटके एक टूटे हुए साइन बोर्ड पर गई। उस बोर्ड पर बहुत धूल जमी पड़ी थी। आदित्य ने फूंक मारकर धूल को साफ किया। बोर्ड पर लिखे शब्द दिखने लगे। आदित्य उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। वाह, अच्छा, अंदर खतरा है। इस रास्ते से अंदर जाना सख्त मना है। अंदर जंगली जानवरों से जान का खतरा है। कृपया इस जगह से दूर रहें। ओ, ऐसी बात है, मतलब अंदर खतरा है। और अगर ऐसा है तब तो फिर अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम भी आदित्य है। आदित्य यानी खतरों का खिलाड़ी। चल आदित्य, दिखा दे अपना कमाल। हाँ, ये कहते हुए आदित्य उन कांटेदार तारों को लांघकर उस रास्ते में घुस गया। इस रास्ते को देखते हुए एक बात तो तय थी कि ये रास्ता कई सालों से बंद पड़ा था। ना कोई फॉरेस्ट गार्ड और ना ही कोई टूरिस्ट। जैसे जैसे आदित्य जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जंगल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। अचानक से आदित्य को महसूस हुआ कि उसके पीछे का रास्ता गुम होता जा रहा है। आदित्य एकदम से चौंक गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वो रास्ता नहीं बल्कि जंगली पेड़ पौधे दिख रहे थे। व्हाट? ये क्या बकवास है? मैं जिस रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ता खुद ब खुद गायब कैसे हो सकता है? आदित्य आसपास चारों ओर दौड़कर देखता है, पर रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो काफी घबरा गया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं वापस कैसे जाऊंगा? आदित्य कैमरे की ओर देखता है और बोलता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरी ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। इस वक्त मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे यहाँ अंदर आना ही नहीं चाहिए था।
अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मोबाइल से किसी को कॉल करता हूँ। हाँ, आदित्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, पर सिग्नल का दूर दूर तक पता नहीं था। आदित्य के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। आदित्य की आवाज वापस लौट कर आ गई। उसके चिल्लाने से अचानक जंगल में कई तरह के जानवरों की आवाजें आने लगी। वो खामोश जंगल अचानक से जाग उठा। आदित्य हताशा में फिर से चिल्ला उठा, कोई है? प्लीज मेरी यहाँ मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कोई है? आदित्य के इस बार चिल्लाते ही जंगल के पंछी और जानवरों की आवाजें एकाएक बंद हो गई और वो जंगल फिर से खामोश हो गया। आदित्य को इस खामोशी से थोड़ी अचरज हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से एक काला साया हवा को चीरता हुआ ठीक आदित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उस काले साए के चेहरे पर चमकती हुई दो लाल आंखें देख डर के मारे आदित्य के हाथ से कैमरा छूट गया और वो तेज रफ्तार में वहां से दौड़कर भागा। मगर आदित्य की रफ्तार काफी नहीं थी। वो काला साया जमीन से उछलता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेजी से कूदते हुए आदित्य का पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक आदित्य की नजर उसी कांटेदार तार की ओर गई जहां वो साइन बोर्ड लगा था। एक समय के लिए आदित्य की जान में जान आई। उसे लगा कि जंगल से बाहर निकल जाने का रास्ता उसे मिल गया और वो साइन बोर्ड की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। पर ये क्या? वो कांटेदार तार अपने आप आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य के होंठ सूख गए। आदित्य डर के फिर से जंगल की ओर पलटकर भागने लगा। वो कांटेदार तार तेजी से आदित्य के पैरों की ओर लपके और उसके पैरों को जोर से बांध दिया। दर्द से आदित्य की कराह उठी। ये सब उस काले साए की शक्ति से हो रहा था। घिसटाते हुए कांटेदार तारों ने आदित्य को एक पेड़ से बांध दिया। आदित्य पूरी तरह से बेबस हो चुका था। काला साया ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काले साए ने गुर्राते हुए भारी आवाज में कहा, यहाँ पर क्यों आए हो? अब तुम्हें मरना ही होगा। आदित्य गिड़गिड़ाने लगा, देखो, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। उस काले साए ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर एकदम से नीचे झटक दिया। कांटेदार तार आदित्य के बदन के अंदर तेजी से धंसते गए और देखते ही देखते आदित्य का बदन दो टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर गया। आदित्य की आखिरी चीख उठी और फिर जंगल ऐसा खामोश हुआ मानो दुनिया के नक्शे पर उस जंगल का नामो निशान भी ना हो। शिमला रेलवे स्टेशन के बाहर दीपिका, उसकी सहेली शिप्रा और उसका बॉस मल्होत्रा सर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। दीपिका के पास दो बैग थे। दीपिका, तुम्हारी जिद की वजह से ही हमें इतनी दूर आने के लिए फ्लाइट की जगह ट्रेन में आना पड़ा। आई डोंट नो तुम हमेशा ट्रेन से ही सफर क्यों करती हो? अब इनको कैसे समझाऊं कि अपने सीक्रेट गैजेट्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचाना कितना मुश्किल काम है। कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे एरोफोबिया है ना, फ्लाइट के अंदर चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मेरे लिए ट्रेन ही ठीक रहेगी। और मुझे पहाड़ों में चक्कर आने लगते हैं। ओह अच्छा, एक बात बताओ दीपिका, एक दिन के रहने के लिए ये दो बैग लाने की क्या जरूरत थी भाई? सर, इसके एक बैग में तो बस मेकअप का ही सामान है। कम ऑन शिप्रा, कुछ भी मत बोलो, जैसे कि तुम मेकअप करती ही नहीं हो। ओके 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 ओके, कूल डाउन, तुम दोनों लड़ो मत। और ये ड्राइवर कहाँ मर गया? कहा? हाँ, वो रहा। दीपिका, शिप्रा और उसका बॉस मल्होत्रा सर स्टेशन से शिमला के लिए रवाना हो गए। कार के अंदर बैठते ही दीपिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। वैसे तो शिमला दीपिका पहली बार आई थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि इस जगह से या तो उसका कोई पुराना नाता है या कोई नाता जुड़ने वाला है। चलो भाई, सबसे पहले अपने अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। आज के डिनर पर कल की स्पीच हम डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो। ओफो, ये गेस्ट हाउस भी पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। अब इन लोगों को क्या बताऊं कि ये घाटियां देखते ही मेरी हालत पतली हो जाती है। पता नहीं साइबर सिक्योरिटी पर सेमिनार इन लोगों को शिमला के पहाड़ों में क्यों रखना था। खैर,
दीपिका अपने कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाजा झट से बंद कर लेती है और अपना एक बैग खोलती है। उस बैग में दीपिका के स्पेशल गैजेट्स जैसे स्पेक्ट्रल रीडर, ईएमएफ स्कैनर और एक सुपर स्मार्ट रिस्ट बैंड भी था। दीपिका उन्हें कमरे की अलमारी में रखकर लॉक कर देती है। मैंने सुना है कि पहाड़ों पर कई सारी आत्माएं भटकती हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आज मुझे आसपास कोई ना कोई आत्मा जरूर मिलेगी। अंधेरे में ये गैजेट्स किसी भटकती हुई आत्मा को जरूर ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए दीपिका शावर लेने बाथरूम में चली गई। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे वादियों में पसर रहा था। गेस्ट हाउस के पीछे से एक पतला दरवाजा धीरे से खुलता है। दीपिका बिना कोई आवाज किए बाहर निकलती है। दीपिका अपनी हुडी को टाइट करती है और गेस्ट हाउस के पीछे की ओर चलना शुरू करती है। दीपिका एक छोटे से जंगल की ओर बढ़ रही है। गेस्ट हाउस के पीछे का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। थोड़ी दूर पर दीपिका को एक छोटा सा जंगल दिखा। वो जंगल की तरफ चलने लगी। जंगल में घुसने से पहले दीपिका ने अपना स्पेशल रिस्ट बैंड ऑन किया और ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगी। उसके बाद दीपिका ने फ्लैश लाइट ऑन किया और अंदर घुस गई। ब्यूटीफुल। काफी इंटरेस्टिंग जगह है, रहस्यमय भी और खूबसूरत भी। पहाड़ी जंगलों में कुछ तो बात है। दीपिका काफी एक्साइटेड थी और वो जंगल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि आज उसका किसी न किसी से तो सामना होने वाला है। और ठीक उसी वक्त उसके रिस्ट बैंड पर ब्लिंक करती ग्रीन लाइट एकदम से रेड कलर की हो गई। रेड लाइट, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आगे कोई है। अगर ऐसा है तो आज बहुत मजा आने वाला है। चल दीपिका, द मिशन इज ऑन। ये कहते हुए दीपिका ने अपना दूसरा गैजेट ऑन किया, जिससे वैसी आवाजें भी सुनी जा सकती हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता। अचानक दीपिका के एक गैजेट से कुछ आवाज आई। ईवीपी रिकॉर्डर ऑन करती हूँ। इसके जरिए मैं आत्मा की बात रिकॉर्ड कर सकती हूँ और उससे बात भी कर सकती हूँ। दीपिका ने जैसे ही उस मशीन को ऑन किया, कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई औरत कुछ बोल रही हो। हालांकि उस औरत की आवाज साफ नहीं थी। हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो। ये आवाज तो किसी औरत की है, यानी आसपास किसी औरत की आत्मा मौजूद है। मुझे ये रिकॉर्डर उसके करीब ले जाना होगा ताकि उसकी आवाज साफ साफ सुन सकूं। दीपिका जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे उस औरत की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। क्या कहा? एक बार मेरे सामने तो आओ, जान से मार डालूंगी तुम्हें। ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। वो आत्मा वहीं पर है। दीपिका बेहद सावधानी के साथ दबे पांव धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ती है। पेड़ की तरफ पहुंचते ही दीपिका अचानक से चौंक गई और दूसरी तरफ से एक औरत के चीखने की आवाज आई। शिप्रा, दीपिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं तुम्हें ही खोज रही थी। बॉस डिनर के लिए बुला रहे हैं। क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? जंगल में इस वक्त अकेले क्या कर रही हो तुम? और ये किसको मारने की बात कर रही थी? ओहो, अरे अंदर गेस्ट हाउस में नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना बाबा, तो मैं बाहर आई और बात करते करते इस तरफ आ गई। और मैं अपने बॉयफ्रेंड अमन से बात कर रही थी। मैं तो बस प्यार से कह रही थी कि एक बार सामने आओ तो जान से मार दूंगी। उसने मुझे 2 घंटे से फोन ही नहीं किया था। तुम भी ना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या हाथ में? ये कुछ नहीं, बस ऑडियो रिकॉर्डर है। सोचा जंगल में पंछियों की आवाज रिकॉर्ड करूंगी। खैर जल्दी चलो, बॉस गुस्सा कर रहे हैं। कल सेमिनार में स्पीच भी तो देनी है ना। शिप्रा और दीपिका गेस्ट हाउस की ओर लौट गए। दीपिका को आज निराशा जरूर हुई, मगर हर निराशा के पीछे एक आशा छुपी होती है। दीपिका भी जानती थी कि आज नहीं तो कल उसका सामना किसी न किसी आत्मा से जरूर होगा। शिमला की वादियों में एक और खूबसूरत सुबह हुई। दीपिका, शिप्रा और उनके बॉस मल्होत्रा सर सेमिनार हॉल में पहुंच गए थे। आपका डेटा ही आपका पैसा है और इस पैसे यानी कि अपने डेटा को सेफ रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। हैकर्स का अटैक दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। हैकर्स का क्या है? वो तो आप हैकर क्या कर लेगा? यहाँ तो मोबाइल में टावर ही नहीं है। सुबह से अपने अमन से बात ही नहीं हुई मेरी। दीपिका शिप्रा की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी दीपिका का रिस्ट गैजेट हल्के से बीप करता है। दीपिका तुरंत ब्लूटूथ ईयरफोन अपने कान में लगा लेती है और गैजेट पर एक पुश नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। न्यू सस्पेक्टिव पैरानॉर्मल डेथ विक्टिम आदित्य रावत। दीपिका के फोन पर एक न्यूज फ्लैश होती है।
शिमला के एक जंगल में आज सुबह एक और लाश 2 टुकड़ों में मिली। पुलिस के कहने के मुताबिक ये किसी जंगली जानवर का हमला है, लेकिन वहां के गांव वाले और आदिवासियों का कहना है कि ये किसी प्रेत आत्मा का काम है। ये चौथी बार है जब इसी जंगल में कोई मौत इस तरह से हुई है। दीपिका तुरंत अपना गैजेट बंद कर देती है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, ओ यस यस, सब ठीक है। वो माँ का फोन आ गया था। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट और एम्प्लॉय को, जो कंप्यूटर की दुनिया की बादशाह, माय मिस्टेक, सॉरी, आई मीन टू से कि महारानी। यस, लेट्स वेलकम मिस दीपिका हेगड़े। अरे ये लड़की हमेशा टाइम पर ही धोखा देती है। इधर दीपिका तेजी से जीपीएस को फॉलो करते हुए उस जंगल की ओर बढ़ रही थी जहां आदित्य की दर्दनाक मौत हुई थी। दीपिका को मन ही मन ये यकीन था कि आदित्य को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी भयानक आत्मा ने मारा है। जीपीएस फॉलो करते हुए दीपिका जंगल तक आ जाती है। वो अपनी बाइक पार्क करके अंदर की ओर जाती है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे वही साइन बोर्ड दिखता है जिसे आदित्य ने इग्नोर किया था। जंगल के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद उसका ईएमएफ सेंसर गैजेट आवाज करने लगता है। इस बार मैं धोखा नहीं खा सकती। इस बार इस जंगल में वाकई कोई है। दीपिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल का तापमान गिरता जा रहा था। दीपिका को अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड अचानक से बढ़ती जा रही है। वो आत्मा मेरे आसपास ही है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। दीपिका तुरंत अपना दूसरा गैजेट ऑन करती है। हेलो, कोई है मेरे आसपास? सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम यही हो। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हें कैद करने में मुझे देर नहीं लगेगी। दीपिका ने आत्मा को ललकारा। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोशी छा गई और फिर दीपिका के गैजेट से एक भारी गुर्राती हुई आवाज आई। मरेगी, मरेगी तू, बहुत बुरी मौत मरेगी तू। चली जा, वरना मार डालूंगा तुझे। दीपिका ने हिम्मत दिखाई। दूर से क्या डराता है, पहले मेरे सामने तो आ। अचानक पेड़ में हलचल हुई। सारे पत्थर हिलने लगे। जंगल के जानवर और पंछी चीखने लगे। शोर इतना तेज था कि दीपिका ने अपने कान बंद कर लिए और ठीक उसी वक्त वो काला साया अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें फाड़े दीपिका के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। खामोशी। थोड़ी देर दीपिका की आंखों में घूरने के बाद काले साये ने अपना मुंह फाड़ा और जोर से दहाड़ मारी। उसकी तेज दहाड़ और नुकीले दांतों को देखकर दीपिका भी थोड़ा घबरा गई। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। दीपिका ने फुर्ती से एक छोटा सा गैजेट बाहर निकाला और बटन दबा दिया। गैजेट से एक बिजली निकली और सीधा उस काले साये से टकराई। काला साया बिजली के झटके से टकराकर दूर गिर गया। सीधे तरीके से मान जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ये कहते हुए दीपिका ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि आत्मा को कैद करने वाली मशीन निकाली और बटन दबा दिया। मशीन से लेजर लाइट काले साये की ओर निकली, पर इससे पहले कि वो लेजर लाइट काले साये को कैद कर पाती, वो उछलकर दीपिका के पास आ गया और एक झटके में उसकी मशीन को चकनाचूर कर दिया। दीपिका को काले साये की शक्ति पर यकीन ही नहीं हुआ। अब बारी काले साये की थी। उसने इशारा किया और कटीले तारों ने दीपिका को पेड़ से बांध दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीपिका ने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दीपिका की सांसें तेजी से चल रही थी। साये ने अपने दोनों हाथों को उठाया और आखिरी वार करने को तैयार हो गया, पर तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। काले साये ने चौंक कर इधर उधर देखा तो दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। दीपिका ने भी अपनी आंखें खोली और एकटक देखने लगी। हल्के अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया और उजाले में आकर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। दीपिका रुद्र को देखकर हैरान हो गई। तुम जो कोई भी हो, इसे छोड़ दो। तुम चाहो तो इस लड़की के बदले मुझे मार सकते हो। काले साये की भयानक आंखें चमक उठी। वो एकदम से रुद्र की ओर झपटा। रुद्र पहले से चौकन्ना था। उसने फुर्ती से अपना फैंटम कॉर्ड्स वाला पेंडेंट काले साये के ठीक सामने रख दिया। वो पेंडेंट बहुत तेजी से चमकने लगा। काले साये की लाल आंखें चौधिया गई। उसकी सारी शक्तियां उस पेंडेंट के सामने शिथिल पड़ गई। वो अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। रुद्र पहले दीपिका की ओर जाता है और उसके बंधन खोलता है। तुम ठीक हो? दीपिका को इस अजनबी फरिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस उसे टकटकी लगाए देखती रही।
और अपना सिर हिला दिया। रुद्र उस काले साए के पास आया। कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। वो काला साया अपने असली रूप में आया। मेरा नाम शेर बहादुर है। किसी जमाने में मैं पास के गांव में अपनी छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। बीवी बच्चों के साथ मेरी जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे हम लोग, पर जो भी था हम अपने जीवन में खुश थे। मैं अक्सर इस जंगल में आया करता था लकड़ी काटने के लिए, और उसी लकड़ी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जाने कहां से दो मनहूस इस जंगल में आए। मुझे पता चला कि वो दोनों शिकारी थे। रात में वो चुपके से भालू का शिकार करते और उसे तस्करों के हाथों बेच देते। मैंने ये बात गांव वालों को बताई, पर डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं। हम इस जंगल को अपनी मां मानते हैं और यहाँ के पशु पक्षियों को अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, और ऐसे में अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? फिर क्या था, एक दिन मैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और कहा कि यहां से लौट जाओ अपने शहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवान था और सीधा साधा भी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं समझ नहीं पाया। वो निहत्थे होते तो अकेला लड़ जाता उनसे, पर उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। एक गोली आई और मेरे पैर पर लगी। मैं लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। उन्होंने मुझे घसीट कर पेड़ से बांध दिया और बहुत मारा, बहुत। मैं भीख मांगता रहा, मैं दर्द से चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अपने बीवी और बच्चों की दुहाई भी दी, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उनके पास एक तलवार भी थी। उस तलवार से उन्होंने मुझे काटकर वहीं मार डाला। 3 दिन तक मेरी लाश 2 टुकड़ों में वहीं पड़ी रही। बाद में मेरी लाश को जंगली जानवर घसीट कर ले गए। पुलिस कहती रही कि मुझे किसी जंगली जानवर ने मारा है, पर गांव वालों को एहसास था कि मुझे किसने मारा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब शांत रहे, और मैं प्रेत बनकर इस जंगल में भटकता रहा। तब से यहां जो भी आता है उसे शिकारी समझकर मैं मार डालता हूं। रुद्र शेर बहादुर के दर्द को समझ सकता था। उसने सहानुभूति के साथ कहा, शेर बहादुर देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बदला लेने के लिए किसी निर्दोष की हत्या करने नहीं दे सकता। तुम्हें मैं मुक्त करता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। शेर बहादुर अपना सिर झुकाए रहा और फिर उसने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे मुक्त कर दो। रुद्र काले साए यानी शेर बहादुर के पास आया और अपने जादुई पेंडेंट को उसके सर पर रख दिया। उसी वक्त एक प्रकाश फैली और एक धुआं बनकर शेर बहादुर की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। शेर बहादुर की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। रुद्र दीपिका की ओर मुड़ता है। तुम तो यहां क्या कर रही थी? दीपिका अभी भी खोई हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र के पास ऐसी शक्ति है। ओह हेलो, मैंने पूछा तुम यहां क्या कर रही थी? मैं इसी आत्मा को कैद करने आई थी। रुद्र दीपिका के टूटे हुए गैजेट्स की ओर देखकर कहता है, इन खिलौनों से? दीपिका को यह बात बहुत बुरी लगी। एक्सक्यूज मी, खिलौना नहीं है ये, एडवांस मशीन्स हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं और कई सारी आत्माओं को कैद भी किया है। पता नहीं आज क्या हो गया। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं जंगल के उस पार किसी दूसरी आत्मा की खोज में आया था। रास्ते में अचानक से मुझे एहसास हुआ कि इस तरफ कुछ तो बात है। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होती। दीपिका रुद्र की ओर देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। थैंक्स। जिंदगी बचाने के लिए बस थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, आओ तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ देता हूँ। वहां से चुपचाप अपने घर लौट जाना। तुमने अभी बताया कि तुम किसी दूसरी आत्मा की तलाश में जा रहे थे। हाँ, जा रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपना काम अकेले करता हूँ। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़ गया। अकेले? दैट वी विल सी। दीपिका की आंखों में एक चमक थी। दीपिका रुद्र के पीछे पीछे चलने लगी। जब ये कहानी खत्म होती है तो दूसरी कहानी के लिए रास्ता बना जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और ब्लडी मिडनाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शनिवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट न जाए। फील द वे।